नमस्कार और स्वागत है। आज हम अतीत के पन्नों को पलट रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत के जीवन के शुरुआती दौर को समझने के लिए जिनके बारे में आज काफ़ी चर्चा होती है। हमारे सामने है यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टीवी 18 की एक डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला मोदी दी अनटोल्ड स्टोरी। इसका जो पहला एपिसोड है अनिकेत, हम उसके ब्यौरे पर बात करेंगे। ये हमें नरेंद्र मोदी के बचपन, उन पर जो शुरुआती असर पड़े और वो समय जब वे गुमनामी से निकलकर अपनी पहचान बना रहे थे, उस कहानी में ले जाता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन फॉर्मेटिव सालों को मतलब गहराई से समझें। गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर से ये कहानी शुरू होती है और हम देखेंगे कि जीवन के कौन से शुरुआती मोड़ थे जिन्होंने उनके भविष्य की राह तय की। ये सफर दिलचस्प होने वाला है। आखिर कैसे एक रेलवे स्टेशन की चाय की दुकान पर मदद करने वाला लड़का राजनीति और समाज सेवा के रास्ते पर चल पड़ा। घटनाओं की एक लिस्ट नहीं देती है, ये उन परिस्थितियों, उन अनुभवों पर रोशनी डालने की कोशिश करती है जिनसे उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच वो बनी। किसी भी व्यक्ति की यात्रा को समझने के लिए उसके शुरुआती साल जानना, उसका संघर्ष, उसकी प्रेरणाएं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये वृत्तचित्र उसी दिशा में एक कोशिश है। चलिए वडनगर से शुरू करते हैं। ये जगह, जैसा कि वृत्तचित्र बताता है, ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रही है। कभी अनंतपुर, आनंदपुर या स्कंदपुर ऐसे नामों से जानी जाती थी और एक बड़ा व्यापार केंद्र भी थी। यहीं 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। दामोदर दास मोदी और हीराबेन के 6 बच्चों में तीसरे थे। हालांकि वर्णन में यह भी आता है कि एक बड़ी बहन थी, उनका बचपन में ही देहांत हो गया था। हाँ। उनके पिता दामोदर दास मोदी, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री में उन्हें दामोदर काका कहकर भी याद करते हैं। वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान चलाते थे, साथ ही घर चलाने के लिए नमक पीसने का भी काम करती थी। और माँ हीराबा, जैसा कि बताया गया है, वो पड़ोसियों के घरों में बर्तन साफ करने और कपड़े धोने का काम करती थी ताकि परिवार का गुजारा चल सके। हाँ, ये बात आती है सामने। जरा सोचिए, उस दौर में मतलब 6 बच्चों को पालना, पढ़ाना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, वो आर्थिक संघर्ष और वो साधारण पृष्ठभूमि, ये उनके शुरुआती जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा थी। वृत्तचित्र में इस बात का जिक्र है कि घर में खाना भी बहुत साधारण होता था। अक्सर बाजरे की रोटी और कढ़ी, गेहूं की रोटी तो खास मौकों पर या शायद मेहमान आने पर ही बनती थी और बच्चे इंतजार करते थे उसका। अच्छा। तो ये छोटी छोटी बातें उस दौर की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली का हमें अंदाजा देती हैं। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी संस्कारों पर जोर था। वर्णन हमें बताता है कि पिता शाम को अक्सर धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाते थे और माँ हीराबा भले ही औपचारिक रूप से शिक्षित न हो, पर उन्होंने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की पूरी कोशिश की। स्कूल की बात करें तो नरेंद्र की शुरुआती पढ़ाई वडनगर के कुमारशाला नंबर 1 में हुई और बाद में बीएन हाई स्कूल में। यहीं उनके दोस्त उन्हें एनडी कहकर बुलाते हैं, ऐसा वर्णन में आता है। एनडी। स्कूल के बाद का जो समय था वो अक्सर पिता की चाय की दुकान पर मदद करते हुए बीतता था और यहीं स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिरों से, अलग अलग प्रांतों के लोगों से बात करते करते उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत हुई। हाँ, ये दिलचस्प बात है। और एक और चीज, उनकी साफ सफाई और व्यवस्थित रहने की आदत पर भी डॉक्यूमेंट्री ध्यान दिलाती है। जैसे वो कोयले से गर्म होने वाले पीतल के लोटे से अपने कपड़ों पर इस्त्री करना। हाँ, वो किस्सा है। मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। धार्मिक रुझान की भी झलक मिलती है। बचपन से ही पास में ही एक हटकेश्वर महादेव मंदिर था और उसी परिसर में गिरिपुरी महाराज का मंदिर। वृत्तचित्र में एक घटना का जिक्र है कि कैसे वो आरती के समय ढोल बजाने के लिए दौड़कर सबसे पहले पहुंच जाते थे। अच्छा। एक और वाक्य बताया गया है जब वो किसी साधु की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि अपनी छोटी मौसी की शादी तक में नहीं गए। सच में? अच्छा। हाँ, तो ये बातें उनके शुरुआती झुकाव की ओर इशारा करती हैं। बिल्कुल। और यहीं से उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वृत्तचित्र के अनुसार लगभग 8 साल की उम्र में वो अपने हिंदी शिक्षक चंद्रकांत दवे से काफी प्रभावित हुए। उन्हीं की प्रेरणा से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थानीय शाखा में जाने लगे। यहाँ ये बताना शायद जरूरी है कि आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम भूमिका रही है। बिल्कुल। और इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनका उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें सब वकील साहब के नाम से जानते थे। वो उस समय संघ के प्रांत प्रचारक थे, मतलब गुजरात क्षेत्र के लिए संघ के एक प्रमुख पूर्णकालिक कार्यकर्ता। हाँ, वकील साहब। वृत्तचित्र कहता है
कि वकील साहब से मिलना नरेंद्र के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उनके अपने शब्दों का हवाला देते हुए बताया गया है कि वकील साहब ने ही उनके मन में समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के विचार गहरे किए। और यहीं से उनकी सामाजिक सक्रियता के, आप कह सकती हैं, शुरुआती बीज दिखने लगते हैं। वृत्तचित्र में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महागुजरात आंदोलन के समय लोगों को चाय नाश्ता कराना। ये आंदोलन 1950 के दशक में अलग गुजरात राज्य बनाने के लिए हुआ था। हाँ, सुना उसके बारे में। या फिर स्कूल की एक टूटी हुई दीवार की मरम्मत के लिए छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा करना। वर्णन उन्हें प्रोएक्टिव या पहल करने वाला बताता है। किसी का कथन है कि उनमें ये बात थी कि वो खुद आगे बढ़कर काम मांगते थे। अच्छा। और फिर उसे पूरी लगन से, मतलब सबसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते थे। उनकी एक इच्छा सैनिक स्कूल में पढ़ने की भी थी, शायद देश सेवा का यही पहला विचार मन में आया हो। लेकिन वृत्तचित्र बताता है कि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे सैनिक स्कूल की फीस भर पाते, इसलिए पिता ने मना कर दिया। पैसों की कमी। हाँ, इस इच्छा को उन्होंने कुछ हद तक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ज्वाइन करके पूरा किया। एनसीसी कैंप के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा भी है इसमें। एक फिजिकल टेस्ट था, फ्रॉग जंप। हाँ, जिसमें उनका प्रदर्शन इतना असाधारण था कि चयन करने वाले अधिकारी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और कहा कि भाई इसे तो लेना ही पड़ेगा। वाह। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का भी उनके किशोर मन पर गहरा असर पड़ा। जब पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के कच्छ इलाके में हमला किया तो वडनगर स्टेशन से होकर गुजरने वाली सैनिक ट्रेनों को उन्होंने करीब से देखा। वृत्तचित्र के अनुसार वे अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टेशन पर जाते थे और यहाँ तक कि पास के शहर मेहसाणा जाकर जवानों को चाय पिलाते और उनकी छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे। अच्छा, इतनी कम उम्र में? हाँ, इससे सेना और देश के प्रति उनका सम्मान और जुड़ाव और भी गहरा हुआ होगा। बिल्कुल। और शायद यही वो दौर था, जैसा कि वृत्तचित्र इशारा करता है, जब वो धीरे धीरे ज्यादा विचारशील और क्या कहते अंतर्मुखी होने लगे। अकेले घूमना, किताबें पढ़ना, सोचना विचारना, शायद अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा की तलाश करना। इसी मनोदशा का शायद नतीजा था कि उन्होंने आगे चलकर खुद को अनिकेत कहना शुरू किया। अनिकेत? हाँ, अनिकेत, यानी जिसका कोई स्थायी घर न हो, जो किसी बंधन में न बंधा हो। ऐसा लगता है कि वो परिवार और सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त होकर किसी बड़ी खोज पर निकलना चाहते थे। और फिर 17 साल की कच्ची उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ने का। वृत्तचित्र के मुताबिक उनका इरादा स्पष्ट था, अपना जीवन समाज और देश की सेवा में समर्पित करना है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उनका नाम नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम नरेंद्र नाथ दत्त पर रखा गया था और वो विवेकानंद के जीवन और विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हाँ, ये कनेक्शन बताया गया है। हाँ, खासकर अमेरिका के शिकागो में जो विवेकानंद ने भाषण दिया था, उसने उन्हें बहुत प्रेरित किया था। उन्हें लगता था कि उन्हें भी जीवन में कुछ ऐसा ही सार्थक करना है। इसी प्रेरणा से, जैसा वृत्तचित्र बताता है, वो विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कोलकाता के पास बेलूर मठ भी पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि वो मिशन में शामिल होकर संन्यास ले लें। लेकिन वहां एक अड़चन आ गई। हाँ, जैसा कि वृत्तचित्र बताता है, रामकृष्ण मिशन का एक नियम था कि संन्यास दीक्षा के लिए व्यक्ति का कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी था। अच्छा। और नरेंद्र उस समय तक ग्रेजुएट नहीं थे। अच्छा, ये बात थी। हाँ, इसीलिए उन्हें औपचारिक रूप से दीक्षा नहीं मिल सकी। वहां के संतों ने उन्हें सलाह दी कि वे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और कुछ समय परिवार के साथ बिताएं, ताकि इतनी कम उम्र में लिए गए इस कठोर निर्णय पर उन्हें बाद में पछताना ना पड़े। तो बेलूर मठ से तो निराशा हाथ लगी। इसके बाद अनिकेत, नरेंद्र एक लंबी भारत यात्रा पर निकल पड़े। वृत्तचित्र उनके इस सफर के कुछ पड़ावों का जिक्र करता है। कोलकाता से वो पूर्वोत्तर भारत गए, फिर हिमालय की ओर गए। अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद से जुड़े आश्रम में रहे, फिर ऋषिकेश और केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी जैसी जगहों पर भी कुछ समय बिताया। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के राजकोट में भी कुछ समय रहे। ये यात्रा एक तरह से खुद की और देश की खोज थी। बिल्कुल एक खोजी यात्रा। करीब 2 साल तक भारत भ्रमण करने के बाद वे वापस वडनगर लौटे, सीधे अपनी माँ हीराबा के पास। वृत्तचित्र माँ और बेटे के इस मिलन के क्षण को काफी भावनात्मक रूप से दिखाता है। माँ की आंखों में आंसू थे। स्वाभाविक है। वे कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी पीड़ा और चिंता साफ झलक रही थी। हाँ। माँ का मन तो आखिर माँ का ही होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अनिकेत का मन शायद अभी भी कहीं और था। कुछ समय वडनगर में लुकने के बाद वे फिर निकल पड़े और इस बार उनकी मंजिल थी अहमदाबाद। हाँ,
अहमदाबाद पहुंचकर उन्होंने कुछ समय अपने मामा के यहाँ गुजारा, जो गुजरात राज्य परिवहन निगम की कैंटीन चलाते थे। वहीं पर काम करते हुए उनकी मुलाकात एक बार फिर लक्ष्मण राव इनामदार यानी वकील साहब से हुई। फिर से वकील साहब से? हाँ, और ये मुलाकात फिर से एक तरह से निर्णायक साबित हुई। वृत्तचित्र के अनुसार वकील साहब ने ही युवा नरेंद्र की प्रतिभा और लगन को पहचाना और उन्हें संघ के काम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ही अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में स्थित गुजरात के संघ मुख्यालय डॉक्टर हेडगेवार भवन में उनके रहने और काम करने की व्यवस्था की। नरेंद्र को भी लगा कि शायद यही उनके लिए सबसे सही जगह और काम है। तो हेडगेवार भवन में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यहाँ तो काफी अनुशासित दिनचर्या रही होगी। हाँ, बेहद अनुशासित। वृत्तचित्र बताता है कि उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और अक्सर आधी रात तक काम चलता रहता था। शुरुआती दिनों में उनकी जिम्मेदारियों में सुबह जल्दी उठकर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जगाना, उनके लिए नाश्ते का प्रबंध करना, पूरे कार्यालय की साफ सफाई करना, पत्र व्यवहार संभालना, ये सब काम शामिल थे। तो वो जो भटकता हुआ अनिकेत था, उसे अब मानो एक ठिकाना मिल गया था, एक दिशा मिल गई थी। हाँ, कह सकते हैं। और वृत्तचित्र ये भी जिक्र करता है कि वकील साहब ने उन्हें अपनी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने पर भी जोर दिया। उन्हें वकील साहब का बहुत स्नेह और मार्गदर्शन मिला, ऐसा बताया गया है। फिर आता है 1971 का साल। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां संकट गहरा रहा था और भारत पर सैन्य हस्तक्षेप का दबाव बढ़ रहा था। वृत्तचित्र बताता है कि उस समय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, हाँ, जनसंघ, उसने दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के सामने एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें मांग की गई कि भारत सरकार जल्द कार्रवाई करे। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं में एक 21 वर्षीय नरेंद्र मोदी भी थे। अच्छा, तो वो दिल्ली गए थे इसके लिए? हाँ, और इस प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी का भी वर्णन है। उन्हें कई अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ गिरफ्तार करके दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल। हाँ, वृत्तचित्र में उनके हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में ये उनका पहला सत्याग्रह और जेल जाने का पहला अनुभव था। उस समय उनकी उम्र करीब 20-21 साल रही होगी। ये घटना उनके शुरुआती राजनीतिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। और संघ के भीतर भी धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी थी। उनकी कार्यशैली, उनकी नई सोच, प्रयोग करने की क्षमता, इसको पहचाना जाने लगा। वृत्तचित्र में 1972 में उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर में हुए एक बड़े धर्म सम्मेलन का एक दिलचस्प किस्सा है। हाँ, वो पैसे वाला किस्सा। हाँ, वही। सम्मेलन के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था, उसके पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नरेंद्र को सौंपी गई थी। उन्होंने पैसों की थैली को सुरक्षित रखने के लिए उसे पास ही बहने वाली सूखी सरस्वती नदी की रेत में दबा दिया। अरे, और जब बाद में पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने जाके रेत खोदी और थैली निकाल लाए। कमाल है। वर्णन कहता है कि उनकी सूझबूझ को देखकर वकील साहब भी काफी प्रभावित हुए थे। हाँ। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे उनके भीतर जो देशभक्ति और सेवा के संस्कार बचपन से थे, उन्हें संघ के अनुशासित माहौल में पनपने और एक दिशा मिलने का अवसर मिला। जैसा कि समाज विज्ञान भी कहता है, व्यक्ति के अंदर की क्षमताओं को भरने के लिए सही माहौल और अवसर की जरूरत होती है। उनकी पहचान अब सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि संघ के दायरे में गुजरात के बाहर भी उन्हें पहचाना जाने लगा था। और यहीं पर वृत्तचित्र का ये पहला एपिसोड एक मोड़ पर आकर रुकता है, ये इशारा करते हुए कि आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र एक और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरने वाला था। शायद आपातकाल का संदर्भ है और नरेंद्र मोदी को उसमें एक नई और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। तो ये थी वडनगर के एक साधारण लड़के नरेंद्र से अनिकेत बनने और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उभरने तक की यात्रा के कुछ खास पहलू। जैसा कि इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड में दर्शाया गया है, हमने देखा कि कैसे आर्थिक संघर्षों से भरा बचपन, माँ बाप के दिए संस्कार, वकील साहब जैसे गुरु का मार्गदर्शन, घर छोड़ के देश भ्रमण का वो अनुभव और फिर संघ का वो कड़ा अनुशासन, इन सब ने उनके शुरुआती जीवन को एक खास दिशा दी। बिल्कुल। और अगर हम इन बिखरे हुए धागों को जोड़ने की कोशिश करें तो ये सारे अनुभव, चाहे वो देश भर में अकेले घूमना और अलग अलग तरह के लोगों से मिलना हो, वो अनिकेत वाला दौर, या फिर संघ का वो बेहद अनुशासित और संगठित जीवन हो, या फिर शुरुआती राजनीतिक आंदोलनों में भागीदारी, ये सब मिलकर उस व्यक्तित्व की नींव तैयार करते हैं
जिसे हम बाद के दशकों में सार्वजनिक जीवन में देखते हैं। सही बात है। यहाँ एक स्पष्ट थीम उभर कर आता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के दायरे से बाहर निकलकर एक बड़े उद्देश्य की तलाश करना, खुद को जानना और शायद एक शक्ति हासिल करने की कोशिश। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी व्यक्ति के जीवन के ये शुरुआती वर्ष, जिनमें आध्यात्मिक खोज की एक छटपटाहट भी है, अनिकेत वाला दौर, और एक बेहद अनुशासित संगठनात्मक ढांचे जैसे आरएसएस में काम करने का अनुभव भी है। इन दोनों का ये जो अनोखा मिश्रण है, दिलचस्प मिश्रण है। ये मिश्रण दशकों बाद भी उसकी नेतृत्व शैली, उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया और दुनिया को देखने के उसके नजरिए को किस तरह प्रभावित करता रहता होगा। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। इस पर सोचा जा सकता है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।